स्वागत है आप सबका मेरे 7वें वीडियो में। इससे पहले हमने जो देखा कि 1, 2, 3 ठो नियम जो था वहाँ पर जो सब्जेक्ट दिया जाता था, यानी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता था और प्रेडिकेट होता था, उसी को प्रोपोजिशन का भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मानकर हम लोग काम कर रहे थे। चौथे नियम में हमने एक ट्विस्ट देखा। क्या ट्विस्ट देखा कि जो कुछ सब्जेक्ट दिया जा रहा था सेंटेंस में, वो ओनली एलोन नन बट नोबडी एल्स बट, 4 शब्द, ओनली एलोन नन बट नोबडी एल्स बट, 4 नंबर नियम, 4 ठो वर्ड्स। आज हम लोग सीखेंगे 5 नंबर नियम, 5 ठो वर्ड्स। आते हैं यहाँ पर बाद में। पहले हम लोग एक बार कल वाला रिवीजन कर ले। तो वहाँ हमने देखा कि ओनली एलोन नन बट नोबडी एल्स बट जब रहता है तो एक प्रोपोजिशन में उसको कन्वर्ट करते हैं और उसका सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो है ट्रांसपोजिशन कर देते हैं, स्थानांतरण कर देते हैं। यहाँ कौन सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बता दें, किसी ने प्रश्न उठाया था सर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर दे तो अच्छा रहता है, इसलिए कर रहे हैं। यहाँ वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो सब्जेक्ट कहलाता है और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो प्रेडिकेट कहलाता है। आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि एक प्रोपोजिशन को 4 पार्ट्स होते हैं। पूछता है क्वेश्चन में अक्सर, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। व्हाट आर द पार्ट्स, पार्ट्स का मतलब अंश, टुकड़ा या हिस्सा, ऑफ अ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। तो जो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन का हमने पाया था 4-फोल्ड स्कीम AEIO के अनुसार, वहाँ पर हमने देखा कि स्ट्रक्चर है ऑल डैश, आर डैश, नो डैश, आर डैश, सम डैश, आर डैश, सम डैश, आर नॉट डैश। तो यहाँ पर जो हम लोग डैश डैश में, पहला डैश में सब्जेक्ट बैठता है, दूसरा डैश में प्रेडिकेट बैठता है, यानी हर एक प्रोपोजिशन का देख ले हम लोग 4 पार्ट्स होता है। यही इसका आंसर होगा कि कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन के 4 अंश होते हैं। इन चारों अंशों का नाम है, क्या क्या नाम है, जैसे देख रहे हैं कि हम लोग स्टार्टिंग में सबका एक तो सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, ये 2 हिस्सा हो गया। इसके अलावा रह जाता है ऑल आर, नो आर, सम आर, सम आर नॉट। ये जो है ऑल, नो, सम, स्टार्टिंग वर्ड जो है ये कहलाता है क्वांटिफायर, QUANTIFIER, क्वांटिफायर। बीच में जो रह जाता है इज नॉट या आर नॉट, ये कहलाता है कॉपुला। इसके बारे में हम फिर से आएंगे, एक नियम और डिस्कस करना है हमको, वहाँ पर डिस्कशन करेंगे, वहाँ जरूरत पड़ेगा। फिलहाल हमने देखा सब्जेक्ट प्रेडिकेट किसे कहते हैं, तो वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए कुछ वह सब्जेक्ट, जो कुछ कहा जाए प्रेडिकेट। यानी कि राम इज़ अ गुड बॉय, तो इसमें राम के बारे में कहा जा रहा है, राम इज़ अ गुड बॉय, तो राम हो गया सब्जेक्ट। यानी जो भी सेंटेंस है, सेंटेंस पर हु का कर अगर प्रश्न दागा जाए और जो आंसर आता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। हु इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ अ गुड बॉय, तो राम हो गया सब्जेक्ट। और व्हाट करके अगर प्रश्न लगाया जाए, जो रिस्पॉन्स आएगा वो हो जाएगा प्रेडिकेट। व्हाट इज राम, राम इज़ अ गुड बॉय, तो गुड बॉय हो गया प्रेडिकेट। यही संक्षेप में हम कॉन्सेप्ट देते हैं, यहाँ पर लोगों को समझने में सुविधा होता है। और आते हैं हम लोग आज के नियम में। देखें हम लोग कि ये 5वां नियम कर रहा है, जैसे 4 नंबर रूल 4 में 4 गो वर्ड्स था, ये 5 नंबर नियम में 5 ठो वर्ड्स है। देखते हैं, हार्डली, रेयरली, HARDLY हार्डली, RARELY रेयरली, SCARCELY स्कैर्सली, SELDOM सेल्डम और फ्यू। यहाँ पर ध्यान देते हैं, हमने तीसरा नियम में लिखा था ए फ्यू, याद होगा आप लोगों को, वहाँ पर था ए फ्यू, यहाँ पर है केवल फ्यू। ध्यान देना है, ऐसे याद रखते हैं, बच्चों को हम यही समझाते हैं कि लंबा लिस्ट के साथ ए फ्यू और ये छोटा लिस्ट के साथ केवल फ्यू। हम लोग तीसरा नंबर नियम में देखे थे ना, काफ़ी लंबा लिस्ट था, ढेर सारे वर्ड्स थे वहाँ पर। और यह है बड़ा लिस्ट के साथ ए फ्यू है और यहाँ पर छोटे लिस्ट के साथ खाली फ्यू। ये फ्यू और ए फ्यू में अंतर एकदम अपोजिट रिलेशन है, एकदम विपरीत अर्थ आता है। देखिए यहाँ पर हमने ध्यान से देखिए, यहाँ पर कहा कि अंग्रेजी के जिन वाक्यों में हार्डली, रेयरली, स्कैर्सली, सेल्डम और फ्यू आदि शब्द हो, उन एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव प्रोपोजिशन में यानी कि ओ में करेंगे, और नेगेटिव से अगर सेंटेंस है तो उसको अफर्मेटिव प्रोपोजिशन यानी आई में करेंगे। ओ और आई में इसलिए करेंगे क्योंकि ये सब का मतलब ऑल में नहीं आता है, सम में आता है, और सम के साथ अफर्मेटिव नेगेटिव जो कुछ भी हो लिख लिया जाएगा। तो देखते हैं इसको एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि ऐसा इसके साथ क्यों होता है। क्योंकि इन वर्ड्स में ही एक ठो नेगेशन छुपा हुआ, नावाचक अर्थ छुपा हुआ है। एक उदाहरण के साथ इसको समझा जाए, ठीक है, देखते हैं। जैसे प्रैक्टिकल उदाहरण देते हैं, अगर हम कहते हैं बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, अगर हम कहते हैं कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स,
सेंटेंस तो अफर्मेटिव है, यहाँ पर नो नॉट नथिंग कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, भौंकने वाले कुत्ते कम ही काटते हैं, मतलब जो ज़्यादा गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। सेंटेंस अफर्मेटिव था लेकिन मीनिंग उसका नेगेटिव निकल रहा है। सेंटेंस था अफर्मेटिव, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, नो नॉट नथिंग कहीं नहीं है, यानी ये सेंटेंस जो है अफर्मेटिव है, लेकिन इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? those dogs which barks usually does not bite, मतलब जो कुत्ते भौंकते हैं वह साधारणतः नहीं काटते हैं। एक आध को मुश्किल से काटे तो काटे, एक आध को, रेयर, एक आध को मतलब रेयर, वही वर्ड यहाँ पर रेयरली दिया हमने। तो हार्डली, रेयरली, स्कैर्सली, सेल्डम, फ्यू, ये सारे वर्ड्स का मीनिंग होता है कि आम तौर पे ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, इसमें छुपा हुआ है। तो अगर ये सेंटेंस अफर्मेटिव है तो मीनिंग नेगेटिव निकल जाता है, और सेंटेंस अगर नेगेटिव दिख रहा है उसमें डबल नेगेशन हो जाता है। हम यही उदाहरण देते हैं बच्चों को, ऐसा नहीं कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, ऐसा नहीं कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे। अरे बाबा हम तो बोल रहे हैं नहीं मारेंगे, तो नहीं सर आप नहीं मारेंगे तो बोल रहे हैं, उसका पहले कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, मतलब सेंटेंस में डबल नेगेशन है। ये डबल नेगेशन के चलते इसका मीनिंग अफर्मेटिव निकल जा रहा है। हम नहीं मारेंगे ऐसा नहीं हो सकता, मतलब हम तुम्हें जरूर मारेंगे, मीनिंग इसका ये निकला। तो अगर ये नेगेटिव सेंटेंस में रहता है तो ये वर्ड्स का एक नेगेशन और उस सेंटेंस का नेगेशन, ये दोनों नेगेशन मिलकर डबल नेगेशन हो जाता है, और डबल नेगेशन हो जाने के चलते मीनिंग अफर्मेटिव निकलता है। आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल लेते हैं एक ठो। मैन आर हार्डली हैप्पी। देख रहे हैं हम लोग सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव है। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इसका मीनिंग जो है नेगेटिव निकलता है। देखते हैं क्या होना चाहिए। कह दिया यहाँ पर कि सेंटेंस अगर अफर्मेटिव हो, सेंटेंस अगर अफर्मेटिव हो तो नेगेटिव यानी कि ओ में कन्वर्ट होना चाहिए। आते हैं LF ओ में होगा तो सम और नॉट मेरा पक्का रहेगा ही। सब्जेक्ट प्रेडिकेट पर ले आते हैं। सब्जेक्ट है यहाँ पर मैन, प्रेडिकेट है यहाँ पर हैप्पी। यह हार्डली मेरा क्लू वर्ड है, हट जाएगा। हम देखते हैं सेंटेंस को जब प्रोपोजिशन में लाते हैं तो क्लू वर्ड्स को हटा दिया जाता है, क्योंकि उसका जो मीनिंग रहता है वो मीनिंग ऑलरेडी प्रोपोजिशन में आ जाता है। इसका क्वांटिटी और क्वालिटी मेंशन कर देता है। तो सम मैन आर नॉट हैप्पी हो गया। एक एग्जांपल आप लेते हैं, देखा। एग्जांपल नंबर 2 में देखते हैं हम लोग। सेल्डम पोएट्स आर मैटेरियलिस्टिक। सेल्डम पोएट्स आर मैटेरियलिस्टिक। सेल्डम पोएट्स आर मैटेरियलिस्टिक। मैटेरियलिस्टिक मतलब होता है जड़वादी, कहने का मतलब वो रुपया पैसा के पीछे ज़्यादा दौड़ने वाले। सेल्डम पोएट्स आर मैटेरियलिस्टिक। तो आ जाते हैं हम लोग, अच्छा इसको नॉट देखा करता है। सेल्डम पोएट्स आर नॉट मैटेरियलिस्टिक कर देते हैं। हमने कहा था कि इंटरनल मीनिंग में नहीं जाना है, खाली फॉर्म पर ध्यान देना है। अब आता है कि सेल्डम पोएट्स आर नॉट मैटेरियलिस्टिक, मतलब क्या हो गया? आमतौर पे ऐसा नहीं होता है कि, क्या नहीं होता है? कवि जड़वादी नहीं होते हैं। मतलब यह तो क्या निकल कर आ गया कि कवि जड़वादी होते हैं। यहाँ सेल्डम में एक नॉट छुपा हुआ है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक वर्ड्स का नेगेशन और यहाँ पर एक दूसरा सेंटेंस का नेगेशन।
ये नेगेशन और ये नेगेशन दोनों मिलकर डबल नेगेशन हो गया, मीनिंग से अफर्मेटिव हो गया। तो ये वाला हो गया आपका LFI सम पोएट्स आर मैटेरियलिस्टिक। ये 5 नंबर नियम हो गया। अब इसको हम लोग ध्यान से सारे नियमों को रट लेंगे, सारे लिस्ट वर्ड्स लिस्ट को रट लेंगे, जरूरी है, शुरुआत में ये जरूरी है। फिर धीरे धीरे खास करके एक बात यहाँ पर और कहना चाहते हैं कि आमतौर पे इसके सहारे जब हम लोग देखेंगे कन्वर्सन ऑपरेशन करने देगा या प्रोपोजिशन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए देगा, फिर कहेगा इसके क्वालिटी एंड क्वांटिटी मेंशन करो या कौन सा टर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ये बताओ। इस पर प्रश्न आते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रश्न आते हैं, और देखेंगे कि और कोई नियम दे या ना दे, ये 4 नंबर नियम और 5 नंबर वाला नियम में से जरूर देता है। बच्चे लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, या तो सब्जेक्ट पीरियड चेंज नहीं करते हैं 4 नंबर नियम वाला के अनुसार, ऑनलाइन नन बट रहता है तो, और यहाँ पर अफर्मेटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को अफर्मेटिव करने वाला जो मामला रहता है उसमें बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए 4 और 5 नंबर नियम एकदम उंगली के पोड़ुओं पर याद रखना है, जैसा कि हमने कहा है कि इसमें से 2 जरूर आता है। थैंक यू।